जो भी जिसने नारा लगाया वो भले लगाता रहे, अब उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने तो खुद मना किया कि मेरे नारे नहीं लगाओ, भुट्टो साहब के नारे लगाओ। जी बहुत शुक्रिया नवाब तो साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दिया। आप रास्ते में थे, नहीं तो मजीद हम आपसे बात करते। बहुत शुक्रिया। नूरिन, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि कल सदर मुमलक जनाब आसिफ अली जरदारी की किस तरह स्पीच को देखती हैं, कल जो खिताब हुआ और भुट्टो साहब की भी तारीखी स्पीच हमने आपको दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। जहाँ तक भुट्टो साहब की बात है, उनका नजरिया जो था, उनकी जो सोच थी, जो अवाम के बारे में या इस कौम के बारे में, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो ये कि इस्लामी दुनिया में भी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम बनाया और एक नजरिए की बुनियाद पे एक पार्टी की बुनियाद रखी और उस नजरिए को वो लेके चले। और जो कि नजरिया जो था वो अवामी नजरिया था और अवाम की बेहतरी के लिए था, जिसमें कि यूएनओ में भी जाके उन्होंने, जब वो जो उनकी स्पीच है वो तारीखी स्पीच जिसमें पाकिस्तान में वो उठ गए थे और उन्होंने पेपर्स फाड़ दिए थे, वॉकआउट कर दिया था, तो ये कि दुनिया में एक बन गया था कि जी पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो कि कर सकते आप लोग। जी आज तो वॉकआउट नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन ये कि वही चीज चाहे वो इमरान खान साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो या कोई उसके बाद फिर ये कि जो 4 साल में अब ये हुकूमत आई है और जो हालात आ गए कि आवाम बेचारी मतलब बिलबिला उठी है, मतलब बिजली की लोड शेडिंग हो गई जिससे पूरे अदारे सनती यूनिट तबाह हो गए, अवाम जो है बदहाली का शिकार हो गई। और इन इश्यूज को टैकल करने के बजाय आज ये 4 साल 4.5 साल ख़त्म होने के बाद जरदारी साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने ये कि सेल्फ डिफेंस या अपनी उस पर बात की है कि डायरेक्टली उन्होंने अदलिया को भी चैलेंज किया है। मतलब वो जैसे हो गया कि जी वो उन्होंने अदलिया को भी ललकारा है और अवाम के मसाइल की तरफ उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की, बल्कि ये किया है कि जी अपनी ज़ात को रिप्रेजेंट किया या अपने आप को डिफेंड भी नहीं किया, बल्कि अवाम को और अदलिया को आमने सामने। जवाल साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि कल सदर साहब की स्पीच भी थी और भुट्टो साहब की स्पीच भी आपके सामने है, उसको कंपेयर तो नहीं कर कहने का मकसद ये है कि कल अवाम जो अभी भी बहुत से सैलाब में मजबूर हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उसके साथ साथ पंजाब से लोग आए जो डेंगी और पंजाब में इंडस्ट्रियां बंद हैं, परेशान है उस वजह से, खैबर पख्तूनख्वा से कश्मीर तक लोग आते हैं, आप भी देखते हैं। कल की स्पीच को कैसे देखते हैं कि सिर्फ क्या हर वक्त वही बात हो हर बरसी पे या किसी तकरीब में कि वो अदलिया और हुकूमत का झगड़ा ही नजर आता है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सदर आसिफ जरदारी ने जो खिताब नोडेरों में किया है उसको आप सरबराह मुमलकत के तौर पे ना लें। वो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के शरीक चेयरमैन भी हैं और अपनी आवाम में जब वो आते हैं और जलसों से खिताब करते हैं तो उस वक्त उनमें पार्टी की लीडरशिप का वो अंदाज होता है कि ताकि वो अपना मैसेज किसी फोरम से तो अपने आवाम में डिलीवर करेंगे ना, और इस किस्म की बातें वो सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब ख़ास तौर पे गड़ी खुदाबख्श में जो भी तकरीबात होती हैं, शायद वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से हों या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से हों, तो वो अपनी पब्लिक को अपना एक पैगाम देते हैं। अब जहाँ तक सवाल ये रहा कि अदलिया के हवाले से, वो आपका गलबन इशारा 27 दिसंबर की तरफ था कि उस रोज़ भी उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस के हवाले से एक सवाल उठाया था। तो देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालतों की वजह से बहुत मायूस रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर अदालतों के रवैयों से, भुट्टो साहब की फांसी से लेकर आज तक अदालतों से उनके तमाम लीडर, तमाम वर्कर हमेशा मायूस रहे हैं। वहाँ उनका इख्तलाफ है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल, जिसको अदालती कत्ल कहा जाता है, जिसका इतराफ़ किया उस बेंच के जजों ने जी, अब उस केस को आसिफ अली जरदारी ने मौका फराहम किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी इस पे डिसीजन थे, जिस केस पर हम पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर यह कहा जाता है कि जी अदालती कत्ल है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को यह मौका मिला है तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि रेंटल पावर का केस जो है जब 20 दिन में आप निपटा सकते हैं, तो जिसके फैसला देने वाले ये इतराफ कर रहे हैं कि हमने ये गलत किया था, तो अगर उस केस का जल्दी फैसला सुना दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल के हवाले से भी जो उनका इशारा था वो ये था कि कुछ लोग तो उस वाक़े में उसी वक्त कत्ल हलाक हो गए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग इन्होंने गिरफ्तार करके और अदालत के सामने वो केस पेश किया,
लेकिन वो केस भी सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन इसके मुखालफत में जो हुकूमत के जो मुकदमात हैं, चाहे वो एनआरओ हो, चाहे वो रेंटल पावर केस हो, या चाहे मेमो केस हो। आप जर्नलिस्ट भी हैं और उस हवाले से जो कल सदर साहब ने कहा कि अवाम मुख्तलिफ अखबारों की खबरों पे और टीवी चैनल्स के शो से परेशान ना हो, ये सदर साहब ने बिल्कुल सही कहा है। वजह यह है कि कुछ लोगों के साथ तो उनके जाती इख्तलाफ हैं, जो मुस्तकिल 4 साल से एक ही राग पर चल रहे हैं कि सिर्फ आसिफ ज़रदारी को तनकीद का निशाना बनाना है। 1 घंटे में हुकूमत गिरा देते हैं। वो नजूमियों को बिठाते हैं, अभी वो साफत कर रहे हैं, नजूमियों को बिठा के पूछते हैं कि जी हुकूमत कब जा रही है। तो मेरा ख्याल है हमें अपने रवैये को भी देखना पड़ेगा। साफियों को हमारा काम है हम सच बताएं, हमारा काम है हम जो हक और सच की तर्जुमानी है वो करें और आवाम को बताएं कि हुक्मरान अगर गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल पेश करना चाहिए। लेकिन हुक्मरानों से मुराद सिर्फ आसिफ ज़रदारी नहीं है, वो सदर मुमलिकत है। हुक्मरान हम वज़ीर आज़म को हमेशा काउंट करते हैं, कभी भी मुल्क के सदर को हम हुक्मरान तस्वर नहीं करते। वो एक सिंबल है, मुल्क की निशानी होते हैं। जो एक ये तो खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पास जो है वो मुंतखब होकर सदर आए हैं, वरना पहले सदर कहाँ से बनते थे, कुछ लोगों के जाती मैनेजर सदर बन गए थे। यहाँ पर एक मुंतखब सदर आए हैं, लेकिन हर उनका जो मुखालिफ है या मुखालिफ उनकी सियासी जमातें हैं, उनका टारगेट एक शख्स होता है। इसका मतलब हुकूमत गलत नहीं काम कर रही, वो हुकूमत को कभी भी निशाना नहीं बनाते, वो एक शख्स को निशाना बनाते हैं जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है। जी आपकी तरफ आऊंगा रहमान साहब कि सोने पे सुहागा, आज जिस तरह मैंने बात की कि गड़ी खुदा बख्श पे जो है एक बरसी थी, बरसी के बाद एक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जो पेट्रोल की कीमतें जो हैं बड़ी हैं, ये हुकूमत का कारनामा नहीं है। हुकूमत पे आप कैसे कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, जिस वजीर को इस चीज का पता नहीं है कि ओगरा किसके मातहत है और वो इस तरह